तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक पैगाम। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और अपने वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुरान एंड बायोलॉजी। लेकिन इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हम लोगों ने पहले क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने साइंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, कि साइंस होती क्या है। फिर हमने साइंस के आगे मेन डिवीज़न जो बायो है उसके बारे में पढ़ा। बायो के आगे 3 डिवीजन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो कि है ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा कि बायो की जो मेन ब्रांचेस आ जाती हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने बारी बारी पढ़ा, 1 बाय 1। उसके बाद हम लोगों ने रिलेशनशिप पढ़ा बायो का दूसरी साइंसेस के साथ, कि बायो का फिज़िक्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या ताल्लुक़ है, बायो का मैथ्स के साथ क्या ताल्लुक़ है, और भी जितनी साइंसेस की फील्ड हैं उन सब के साथ बायो का क्या ताल्लुक़ है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास कौन से करियर्स हैं जो कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ने के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं या उनको एज अ प्रोफेशन जो है हम लोग चूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारे करियर्स के बारे में पढ़ा था। अब जो है हम लोगों का जो टॉपिक है वो है कुरान एंड बायोलॉजी। कुरान एंड बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि कुरान ने किस तरह हमें आज से 1400 साल पहले ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुतालिक, बायो के मुतालिक क्या दी थी, गाइडेंस दी थी, एक रहनुमाई दी थी। कुरान जो है हमारे लिए एक रहनुमाई का ज़रिया है। जो बातें या जो डिस्कवरीज़ अब साइंस ने जाके की हैं वो आज से कई साल पहले कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें पहले ही बता दी थी चंद आयात के ज़रिए। बीइंग अ मुस्लिम, एक मुसलमान होने के नाते हमारा इस बात पे यकीन है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में या इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़, कोई भी इंसान, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज़म, कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट बेमकसद नहीं बनाया। हर चीज़ का कोई ना कोई अल्लाह ताला ने मकसद बताया है इस दुनिया में आने का। अल्लाह ताला ने इस कायनात में, इस ज़मीन में हमारे लिए बहुत सारे फ़ायदे रखे हैं। अल्लाह ताला के इस ज़मीन में बहुत सारे कुदरत के करिश्मे हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कवर करने हैं, जो कि हम लोगों ने एक्सप्लोर करने हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। जो लोग अक्ल रखते हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, उनके लिए इस ज़मीन में बहुत सारा फ़ायदा है। जैसा कि सूरह अंबिया आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हय्यी, और जअलना बनाया मिनल माई पानी से, कुल्ला हर शैइन चीज़ को, हय्यी जिंदा। वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम वाटर, हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से बनाया है। लेकिन साइंस ने इस पे रिसर्च की और उसके बाद हम लोगों को बताया कि रियल में ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनिज़म डेवलप होता है, जो भी एक ऑर्गेनिज़म डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, उसकी जो लोकेशन होती है जहाँ से वो बनना स्टार्ट होता है, वो कौन सी लोकेशन होती है, वो वाटर फ्लूइड लोकेशन होती है। वहाँ पे क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। जिस तरह के चूज़ा जब अंडे के अंदर होता है तो उसका जो लिक्विड हो उसके अंदर मौजूद होता है वो वाटर की तरह का होता है, लिक्विड होता है। एक ह्यूमन जो है जब पैदा हो रहा होता है उसके एम्ब्रियोनिक सैक में क्या पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है। एक प्लांट है, उसको ज़िंदा रहने के लिए, उसके सीड को फूटने के लिए, जहाँ से पौधे की जड़ें निकलेंगी, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। जैसा कि हमें अब बताया गया है या हमने पढ़ा है कि 60 to 70% कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ
ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ वाटर। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है हमारे पास, एक सेल जो है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को जब हम लोग जमा करके कहते हैं तो हम उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। मीन्स के एक सेल का जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है उसका 60 to 70% जो हिस्सा है वो किससे बना होता है, पानी से बना होता है। उसके अंदर एक ऑर्गेनिजम्स की जहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, पानी से स्टार्ट होती है, जो कि हमें कुरान पाक में बहुत पहले ही बता दिया गया था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ से बनाया गया है, पानी से बनाया गया है। इसके बाद हमारे पास दूसरी आयत है सूरह रहमान की, आयत नंबर 14। उसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़खार, हमने हर इंसान को एक चिकनी मिट्टी से पैदा किया है। ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक द पॉटर। ठीक है, इस आयत में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर इंसान की तरफ इशारा करके बताया है, अपनी मखलूक की तरफ, खलकल इंसान, इंसान की तरफ इशारा करके बताया है कि इंसान को किस चीज़ से बनाया गया है, इंसान को चिकनी मिट्टी से बनाया गया है। ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक पोटर। पोटर क्या होता है कि जो लोग चिकनी मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उनके पास एक सांचा होता है जिसके ज़रिए वो उस मिट्टी को रखते हैं और उसका एक ढांचा जो है उस बर्तन का तैयार करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे पास पोटर व्हील बोलते हैं। जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में बताया था कि इंसान मिट्टी से बना है, साइंस ने अब इस बात को तस्लीम किया है कि इंसान जो है वो मिट्टी से ही बना हुआ है। इंसान की बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, हमारी ज़मीन में, हमारी सॉइल में पाए जाते हैं। सॉइल में जितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते, लेकिन हमारी बॉडी के सारे एलिमेंट्स जो हैं, हमारी बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं। हमारे पास टोटल 16 बायो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। वो सारे के सारे 16 बायो एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं। इन अनदर वर्ड्स गॉड सेज, एक और आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन फ़खलकनल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलकनल मुज़ग़ता इज़मन फ़कसौनल इज़ामा लहमन। इसमें क्या बताया हुआ है, देन फैशन विद अ ड्रॉप आ कलर्ड, देन फैशन विद क्लॉड द लिटल लम्प, देन फैशन विद अ लिटल लम्प बॉन्स, देन क्लॉड द बॉन्स विद फ्लैश। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट में जितनी भी स्टेजेस आती हैं उनके बारे में बताया है कि सबसे पहले एक ऑर्गेनिज्म जो बनता है वो क्या होता है, खून का लोथड़ा बनता है। उसके अंदर क्या फिर पाया जाता है, एक लंप पाया जाता है, ठीक है, एक हड्डी की तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। उसके बाद उसके अंदर बोन्स बनती हैं और बोन्स बनने के बाद क्या है, फ्लैश मीन्स के उसका गोश्त बनता है। तो 1 बाय 1 जो है अल्लाह ताला ने क्या बताया है हमें कुरान पाक में, डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस बताई हैं कि सबसे पहले जो है हमारे पास जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो के बाद जो है जब डेवलपमेंट होगी तो एक फीटस बनेगा और फीटस के बाद क्या है, एक पूरा चाइल्ड बनेगा या एक इंडिविजुअल बनेगा। ये सारी डेवलपमेंटल स्टेजेस जो हैं हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पहले ही बता दी गई हैं, जो कि सूरह अल मोमिनून में बताई गई हैं। एक और आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वल्लाहु खलका कुल्ला दाब्बतिन मिन माइन फमिनहुम मय्यमशी अला बतनिही वमिनहुम मय्यमशी अला रिजलिन वमिनहुम मय्यमशी अला अरबाइन यखलुकुल्लाहु मा यशा इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह हैथ क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, हर एनिमल को किससे बनाया है, पानी से बनाया है। देन सम ऑफ देम क्रीप अप इन ओवर देयर बैलीज, उनमें से कुछ जो हैं वो अपने पेट के बल क्रीप करते हैं, मीन्स के रेंगते हैं। अदर वॉक ऑन 2 legs, उनमें से कुछ जो हैं अपनी 2 टांगों पे चलते हैं। एंड अदर्स ऑन 4, और कुछ जो हैं 4 टांगों पे चलते हैं। अल्लाह क्रिएटेड व्हाट ही प्लीज, अल्लाह ताला हर वो काम कर सकता है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक इंसान की क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है कि इंसान को क्लासीफाई कैसे किया गया है। कुछ जो है रेंगने वाले अलहदा हैं, 2 पाँव पे चलने वाले अलहदा हैं, 4 टांगों पे चलने वाले अलहदा हैं। जिस तरह के जो 2 टांगों पे चलते हैं उसमें ह्यूमंस आ जाते हैं, जो 4 टांगों पे चलते हैं उनमें गायें, भैंस, बकरी वगैरह आ जाते हैं, जो कि रेंगते हैं उनमें सांप वगैरह आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने हर क्लासिफिकेशन एनिमल्स की कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले ही हमें बता दी थी।
कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ना सिर्फ इंसान की डेवलपमेंट के बारे में या उसके ओरिजिन के बारे में बताया है, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसान की या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी खसूसियात के बारे में भी बताया है। अगले टॉपिक पे जाने से पहले हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इस टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा है। हमने इस टॉपिक में ये पढ़ा है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो आज से 1400 साल पहले फरमाया था, साइंस ने अब जाके उसको क्या किया है, अप्रूव किया है, इस बात को माना है कि कुरान पाक में जो अल्लाह ताला ने बताया था वो बिल्कुल ठीक बताया था। जैसा कि सबसे पहले जिस आयत में बताया गया था वो क्या था कि अल्लाह ताला ने हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किससे बनाया है, पानी से बनाया है। फिर हमें कैसे साइंस ने क्या बताया कि जहाँ से हमारी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, जहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है, प्रोटोप्लाज्म, उसका 60 to 70% हिस्सा जो है वो पानी से मिलके बना होता है। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह ताला ने खलकुल इंसान यानी कि इंसान को चिकनी मिट्टी से बनाया है, मट्टी से बनाया है मतलब कि। फिर साइंस ने इस बात को प्रूव किया कि हाँ, इंसान के अंदर जितने भी, इंसान की बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं। इंसानी जिस्म में तकरीबन 16 बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं और ये 16 के 16 क्या है, हमारी सॉइल में मौजूद होते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने हमें एक और आयत में बताया कि अल्लाह ताला ने एक और आयत में हमें इंसान की डेवलपमेंटल स्टेजेस या एक ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में बताया कि सबसे पहले खून का लोथड़ा बनता है, उसके बाद क्या होता है, उसके अंदर हड्डियां बनती हैं, फिर जाके गोश्त का टुकड़ा बनता है, गोश्त आता है और एक फिटस या एक इंडिविजुअल जो है उससे पैदा हो जाता है। एक डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस जो है वो हमें कुरान पाक में बता दिया गया था। उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने हमें नेक्स्ट आयत में क्या बताया है, क्लासिफिकेशन के बारे में बताया है। क्लासीफाई कर दिया ऑर्गेनिजम्स को कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो 2 टांगों पे चलते हैं, कुछ जो है रेंगते हैं, कुछ क्या करते हैं 4 टांगों पे भी चलते हैं। तो जो बातें अब हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं वो आज से कई सौ साल पहले कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें बता दी थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुस्लिम साइंटिस्ट, मींस के मुसलमान साइंसदान। बहुत सारे ऐसे मुसलमान साइंसदान गुजरे हैं जिन्होंने साइंस में, बायो में, केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में अपना बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। बहुत बड़ी बड़ी उनकी अचीवमेंट है। लेकिन हमारी बुक में 3 के बारे में, 3 साइंसदानों के बारे में बताया गया है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। हम हर साइंटिस्ट के बारे में जो पढ़ेंगे उसके हम लोग 3 बातें जो है वो मेन पढ़ेंगे। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, उनकी अचीवमेंट्स या उनके वर्क पढ़ेंगे, उन्होंने क्या काम किया है, और फिर उनके बाद उनकी फ़ेमस बुक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि उन्होंने लिखी हैं। सबसे पहले जो है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान का हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या है। जाबिर बिन हयान जो है वो पैदा हुए थे 721 में और उनकी वफ़ात जो है 8115 है। AD को हम लोग आफ्टर डेथ भी कहते हैं। ही वॉज बोर्न इन ईरान एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन इराक। वो पैदा कहाँ पे हुए थे, ईरान में पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी मेडिसिन की प्रैक्टिस कहाँ पे की थी, इराक में की थी। मींस के जहाँ पे उन्होंने जाके अपनी सारी स्टडी कंप्लीट की थी। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो एक मेजर मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या होता है, वो लिखते हैं ही वॉज बोर्न इन इराक एंड प्रैक्टिस मेडिसिन इन ईरान। तो ये तो हो गया उल्ट। अगर आप लोग इस तरह लिखेंगे तो आप लोगों का गलत हो जाएगा और आप लोगों को कोई नंबर नहीं मिलेंगे। इसको याद करने का आपके पास एक आसान तरीका है कि ईरान में जो एन लास्ट पे दिया हुआ है वो ABC में पहले आता है और इराक में जो Q दिया हुआ है वो ABC में बाद में आता है। तो ठीक है, तो ईरान में एन पहले आ रहा है तो एन वाला कौन है, ईरान है। तो हम लिखेंगे वो पैदा कहाँ पे हुए थे, ईरान में हुए थे, और प्रैक्टिस मेडिसिन उन्होंने कहाँ पे की थी, इराक में की थी। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उनका वर्क क्या है, उन्होंने किस पे काम किया और उनके अचीवमेंट्स क्या हैं। ही इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इन केमिस्ट्री। उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की किस चीज़ में, केमिस्ट्री में, कि वो केमिस्ट्री के जो मॉलिक्यूल्स हैं या केमिस्ट्री के जो भी एलिमेंट्स हैं उन पे क्या केमिकल्स हैं उन पे वो क्या करते थे, बार बार एक्सपेरिमेंट्स करते थे, उनके नतीजे निकालते थे और उनसे फिर आगे क्या है अपने फार्मूलाज वगैरह जो हैं वो बनाते थे या पैदा करते थे उनको।
उन्होंने अपनी ज़्यादातर स्टडी जो है वो केमिस्ट्री में की है, और जाबिर बिन हयान जो थे वो एक केमिस्ट ही थे। उन्होंने अपनी जो ज़्यादातर स्टडी की है वो क्योंकि केमिस्ट्री में की है, केमिकल लेबॉर्ट्रीज़ में की है, और केमिकल लेबॉर्ट्रीज से उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, और अपनी बुक में उन्होंने उसको लिखा भी है, उनको पेस्ट भी किया है ताकि लोग क्या कर सकें, उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि उनकी फ़ेमस बुक्स कौन कौन सी हैं। उनकी फ़ेमस बुक्स हैं दो, काफ़ी सारी वैसे तो फ़ेमस बुक्स हैं, लेकिन हमारी बुक में दो का नाम बताया गया है तो हम लोग दो करेंगे, अल नबातात एंड अल हैवान। नबातात किसको हम लोग कहते हैं, प्लांट्स को कहते हैं, और हैवान किसको कहते हैं हम लोग, एनिमल्स को कहते हैं। तो मीन्स के उनकी पहली बुक जो नबातात है इसमें उन्होंने प्लांट्स के मुतालिक स्टडी की थी और प्लांट्स पे ही सारी बुक उन्होंने लिखी है। दूसरी जो है वो उन्होंने एनिमल्स पे लिखी है, एनिमल्स के बारे में रिसर्च की है और उस पर अपनी एक बुक जो है वो पब्लिश करवाई थी। हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं वो कौन है, अब्दुल मलिक असमई। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि ये 740 में इनकी बर्थ है, मतलब कि पैदा हुए हैं, और 828 में 828 में उनकी वफ़ात है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी अचीवमेंट क्या है, इनका वर्क क्या है। तो इनके अचीवमेंट क्या है कि ये एक पहले मुसलमान साइंसदान थे। अब पहले मुसलमान साइंसदान हम लोग कैसे कह सकते हैं कि पहले मुसलमान साइंसदान थे, इससे पहले भी बहुत सारे साइंसदान जो हैं वो गुजरे थे, लेकिन इनको फ़र्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट क्यों कहा गया है, इनको फ़र्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट उस बारे में कहा गया है कि ये पहले मुसलमान साइंसदान थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में पढ़ा था। इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, उन्होंने पढ़ा एनिमल्स को लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा। अब्दुल मलिक असमई जो थे उन्होंने क्या एनिमल्स को बहुत डिटेल में पढ़ा था। उनकी फ़ेमस बुक्स कौन कौन सी हैं, फेमस बुक्स में है अल अबील। अल अबील जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसका मतलब होता है कैमल, मीन के ऊँट। ये सारी बुक जो है कैमल्स के बारे में, ऊँट के बारे में लिखी गई थी। अल खेल, खेल कहते हैं घोड़े को, इस बुक में घोड़ों के मुतालिक बताया गया था। अल वहूश, वहूश कहते हैं एनिमल्स को, इस बुक में एनिमल्स की स्टडी की गई थी और एनिमल्स के बारे में बताया गया था। और खलाकुल इंसान, लास्ट बुक में खलाकुल इंसान, इंसानों के बारे में बताया गया था, इंसानों पे रिसर्चेस की गई थी। उन्होंने इंसानों के मुतालिक क्या देखा वो उन्होंने और क्या रिसर्च की वो सारा कुछ उन्होंने खलाकुल इंसान जो अपनी बुक है उसके अंदर लिखी थी। इसके बाद जो हमारा एक साइंसदान रह गए हैं वो कौन से हैं, अबू अली सीना। इनका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इनके अचीवमेंट्स देखेंगे और फिर इनकी फ़ेमस बुक्स। इंट्रोडक्शन क्या है कि 980 में पैदा हुए थे, 980 में पैदा हुए थे और 1037 में इनकी वफ़ात हुई थी। He is honored as the founder of medicine and called as Avicenna in the West। ये जो अबू अली सीना है ये वेस्ट में बहुत ज़्यादा मशहूर थे। किस बात में मशहूर थे, इनको फाउंडर ऑफ मेडिसन भी कहा जाता था। मींस के फाउंडर किसको कहते हैं, बनाने वाले को, कि मेडिसिन को बनाने वाले को फाउंडर बोला जाता है। इनकी अचीवमेंट क्या है, इनका काम क्या है, ये फिजिशियन थे। फिजिशियन कौन होते हैं, जो कि डॉक्टर्स होते हैं। एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोनॉमर किनको बोलते हैं, जो कि प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। जो प्लैनेट्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं। और पोइट, ये अपनी ज़ुबान के शायर भी थे। और इनको फ़िलोसोफ़र भी बोला जाता था। फ़िलोसोफ़र हम इनको क्यों कहते थे, क्योंकि इनके पास बहुत सारी शाख के मुतालिक, बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी। जिस तरह के डॉक्टर भी थे, फिर इनके पास प्लैनेट्स के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन थी, फिर ये पोइट भी थे, तो इसलिए इनको फ़िलोसोफ़र भी बोला जाता है। इनको अल वेस्ट में इनकी बुक को कैनन का दर्जा हासिल है। कैनन क्या कहते हैं, कानून को कहते हैं। मतलब कि इनकी बुक जो है वहाँ पे कानून के मुताबिक समझी जाती है। अगर वहाँ पे कोई इंसान जो फार्मूलाज इन्होंने दिए हैं उसके अलावा फार्मूलाज में कोई गड़बड़ करता है, चेंजिंग करने की कोशिश की जाती है, तो वो लॉज के अगेंस्ट उसको माना जाता है। इनकी जो फेमस बुक है वो है अल कानून फ़ी अल तिब, ठीक है। ये इनकी एक फ़ेमस बुक है। यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। हम इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट में क्या है। मुस्लिम साइंटिस्ट इस दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे हैं, लेकिन कुछ का काम जो है वो बहुत अच्छा था और उनका जो है उनको हमारी बुक में
जो है वो बताया गया है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जाबिर बिन हयान के बारे में बताया गया। हम लोग इस बुक में या बायो में इस चैप्टर में 3 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे और तीनों का सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे कि वो पैदा कब हुए और कब उनकी डेथ हुई, कब वो वफ़ात पा गए, फिर उनकी अचीवमेंट्स क्या है, उनका वर्क क्या है, उन्होंने किस मुतालिक पढ़ा और किस मुतालिक उनकी बुक्स हैं। फिर इसके बाद हम लोग उनकी फ़ेमस बुक्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी फ़ेमस बुक कौन कौन सी हैं। जाबिर बिन हयान जो है वो ईरान में पैदा हुए थे और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की मेडिसिन जो थी वो कहाँ पे की थी, इराक़ में की थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ पे की, केमिस्ट्री पे की है और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी प्लांट्स और एनिमल्स के मुतल्लिक। और उनकी जो 2 फेमस बुक्स हैं वो कौन सी हैं, अल नबातात और अल हैवान। नबातात में प्लांट्स के मुतल्लिक बताया गया है और अल हैवान में जानवरों के मुतल्लिक मीन्स के हैवान के मुतल्लिक बताया गया है। दूसरे जो हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो है अब्दुल मलिक असमी। 740 में पैदा हुए, 828 में क्या हुई, इनकी वफ़ात हुई। ये फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट थे जिन्होंने एनिमल्स को डिटेल में पढ़ा था और इन्होंने जितनी भी बुक्स लिखी हैं वो किसके बारे में लिखी हैं, एनिमल्स के बारे में लिखी हैं। अल अबील लिखी है कैमल के बारे में, अल खैल लिखी है हॉर्स के बारे में, अल वहूश लिखी है एनिमल्स के बारे में और खलकुल इंसान लिखी है इंसान के बारे में। अबू अली सीना को क्या कहा जाता है, एविसीना इन द वेस्ट कहा जाता है, मीन्स के फाउंडर माना जाता है मेडिसिन्स का, किस में, वेस्ट में, मगरिब में। ये फिजिशियन भी थे, फ़िलोसफ़र भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और पोइट भी थे। इनकी जो फेमस बुक है वो है अल कानून फ़ी अल तिब, जिसको वेस्ट में कानून का दर्जा भी हासिल है। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।